अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद खालिद रियान। वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। तो लास्ट क्लास तक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का सेट 5 तक कंप्लीट कर लिया था, यानी कि MCQ नंबर 75 तक। तो आज हम सेट 6 MCQ 76 स्टार्ट करेंगे। तो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, ज़रा पढ़ें इसे। तो बेटा 76 में ये कहा गया आपसे कि द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस हैं। एक चार्ज हमारे पास है Q1 और एक है Q2। चार्ज आपके पास Q1 और Q2, इनके दरमियान में कह रहा है कि जो डिस्टेंस है वो कितना है जी, 0.06 सेंटीमीटर ये डिस्टेंस है। और ये उनके दरमियान में जो फोर्स लग रही है वो है 5 न्यूटन की। तो बेटा फोर्स जो है वो इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो है 5 न्यूटन। तो फिर वो कहता है कि अब इनको आप करीब लेके आएँ, यानी इतना करीब लेके आएँ कि ये चार्ज इधर आ जाए और ये चार्ज इधर आ जाए, ये Q1 और ये Q2। अब आपसे कह रहा है कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना रह गया जी, 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 सेंटीमीटर अब डिस्टेंस रह गया। तो कहता है कि अब इनके दरमियान में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या होगी। तो बेटा देखिए, काफ़ी बच्चों को यहाँ पे जो डाटा है वो इनकम्प्लीट लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना तो चार्ज की वैल्यू दी गई है, Q1 Q2 दोनों की वैल्यू नहीं दी गई। तो कैसे करेंगे हम? तो चले जी हम ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे हमें पता है कि कॉलम फोर्स जो है उसका फार्मूला क्या होता है, F = K × Q1 Q2 / R²। अब आप फर्स्ट वाला डाटा देखें तो आपको फोर्स की वैल्यू दी गई है, तो आप वो पुट कर दें। तो फोर्स की वैल्यू दी गई है 5 न्यूटन, तो यूनिट रहने दें। Q1 नहीं दिया गया, Q2 भी नहीं दिया गया, वैसे रहने दें और K की वैल्यू भी पुट ना करें। अब R² उस वक्त कितना था, 0.06 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम मीटर में करेंगे तो ये बनेगा 6/100 मीटर। तो इसका आप स्केल ले लें। तो बेटा इसको जो है आप कह दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब दोबारा देखें, दोबारा अब हमने फोर्स फाइंड करनी है। इसको आप F का मैंने नाम दे, चलो F' कह दे। F' अब आपने फाइंड करनी है K × Q1 Q2। अब सिर्फ आपको डिस्टेंस दिया गया R², तो वो कितना दिया गया, 0.01 सेंटीमीटर, यानी कि मीटर में करें तो 1/100 का स्केयर। तो अब बेटा देखें, इस इक्वेशन में अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं क्वेश्चन नंबर 1 की, जो कि क्या थी आपके पास, K Q1 Q2। तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ K Q1 Q2 की वैल्यू, तो वो क्या निकलेगी, वो निकलेगी K Q1 Q2 = 5 × 600 का स्केयर। तो बेटा ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ पे आप पुट कर दें। तो आप देखिए ज़रा मैं पुट करने लगा हूँ, तो ये K Q1 की जगह पे मैं ये पुट करूँगा तो 5 और 600 का स्केयर। और इसके बाद क्या करना जी आपने, अब ये तकसीम हो रहा है तो इसको मैं उल्ट कर देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा जी 100 का स्केयर और डिवाइडेड बाई 1 का स्केयर। अगर मैं इसको सेपरेट करूँ तो ये भी कुछ ऐसा नहीं बन रहा, ये बन रहा है जी 6 का स्केयर और ये बन रहा है 100 का स्केयर। बेटा देखें ये इससे काट जाएगा, ये 1 का स्केयर 1 ही रहेगा, तो ये ख़त्म। तो 6 का स्केयर 36 और 5 36 कितना हो जाएगा, 180। इट मीन कि अब इनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो कितनी होगी, 180। आपको पता ही है कि डिस्टेंस को जो कम करने से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इंक्रीज़ होती है, तो वो 2 न्यूटन से कितनी होगी है जी, 180 न्यूटन होगी। तो इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करने से फोर्स इंक्रीज़ होती है, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, और ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके पास। तो चले जी अगला क्वेश्चन करते हैं कि when an uncharged metal sphere is brought closer to a positively charged sphere, the uncharged sphere will be। तो बेटा वो ये कह रहा है कि एक आपके पास पॉजिटिवली चार्ज स्फेयर है, यानी इस स्फेयर पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। अब इस स्फेयर को आप क्या करना है जी, कि ये पॉजिटिव चार्ज को वो कहता है कि आप एक न्यूट्रल बॉडी इसके करीब लाएं। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, तो वो कह रहा है कि क्या ये इसे अट्रैक्ट करेगा ये चार्ज इस न्यूट्रल को, या नहीं करेगा, या रिपेल करेगा, क्या करेगा। तो बेटा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा मूव्स टुवर्ड द चार्ज 1, यानी ये जो न्यूट्रल बॉडी है इस चार्ज 1 के करीब जाएगी, यानी ये इसे अट्रैक्ट करेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे अट्रैक्ट करेगा, न्यूट्रल पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो ये कैसे अट्रैक्ट करेगा। तो बेटा देखिए सबसे पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो समझ लें कि हमेशा सिमिलर चार्जेस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और डिफरेंट चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं जी,
वो अट्रैक्ट करते हैं, ये तो आप सबको पता है। ठीक हो गया जी। तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और इसके अलावा अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक आपके पास न्यूट्रल बॉडी है तो ये इसको क्या करेगा जी, पॉजिटिव चार्ज इसको न्यूट्रल को अट्रैक्ट करेगा। सिमिलरली अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज भी है और यहाँ पे न्यूट्रल है तब भी ये न्यूट्रल इस चार्ज बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्ट होगा। अब कैसे अट्रैक्ट होता है न्यूट्रल, तो वो देखें यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का मतलब ये है कि यहाँ पे इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, ऐसा ही होता है ना। और यहाँ पे ये चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज था। अब होता क्या है कि ये इसे अट्रैक्ट क्यों करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें क्या होता है कि ये चार्ज पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, पॉजिटिव को इधर रिपेल कर देगा और नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इट मीन्स कि ये कुछ यूँ बन जाएगा ऐसे, ये हमारे पास आ जाएगा जी पॉजिटिव और ये आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरीके से ये इसकी तरफ खींचा चला जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास होता, यहाँ पे आपके पास न्यूट्रल बॉडी है पॉजिटिव नेगेटिव और यहाँ पे आपके पास होता नेगेटिव चार्ज, यानी ये वाला केस, तब क्या होना था, तब ये अब नेगेटिव इधर आ जाना था और पॉजिटिव इधर, तो तब भी ये इसकी तरफ अट्रैक्टिव हो जाना था। ठीक हो गया। तो याद रखना है जब भी कोई न्यूट्रल बॉडी जो है उसको हम क्या करते हैं जी, एक चार्ज बॉडी के करीब लाते हैं तो चार्ज बॉडी उस न्यूट्रल बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक हो गया बेटा। तो चलो जी अगला एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। पढ़े जी एमसीक्यू नंबर 78। When two charge conductors are brought into contact, the electric charge on them is shared. बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि दो चार्ज बॉडीज़ हैं और कहा गया कि जब आप इनको एक दूसरे के करीब लाते हैं तो इन पे चार्ज की जो शेयरिंग होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है या अनइक्वल होती है, कोई और प्रोपोर्शन होता है। तो बेटा देखें, हमेशा आपने ये याद रखना है कि लेट्स सपोज कि ये बॉडी जो है इस पे जो चार्ज है वो है 5 कॉलम का और ये बॉडी जो है इस पे लेट्स सपोज कि आपके पास चार्ज जो है वो है 3 कॉलम का। अब होता क्या, जब आप इनको कंटैक्ट करते हैं तो कंटैक्ट करने से की वजह से जो इनमें शेयरिंग होती है वो किस तरीके की होती है, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग Q1 + Q2 डिवाइडेड बाई 2। तो मेन के इनका एक सिंपल आंसर आएगा Q/2, एक कॉमन आंसर आएगा। इसका मतलब इक्वल डिवाइड होती है। लेट्स सपोज कि यहाँ पे 5 था तो 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 तो कितना आ गया जी, हमारे पास 8 4 आ गई। इसका मतलब है कि 4 इस पे भी होगा, 4 इस पे भी होगा। सिमिलरली अगर ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो फिर क्या होना था, फिर 5 - 3 डिवाइडेड बाई 2 तो फिर हमारे पास आ जाना था 1। तो इस तरीके से तो इक्वल जो है ना वो आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा A। चले जी अगला एमसीक्यू देखिए। तो बेटा अगले एमसीक्यू में देखें, एमसीक्यू नंबर है जी 79। तो उसमें आपसे ये कहा गया है द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर डज नॉट डिपेंड अपॉन, यानी जो एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर होता है, कंडेंसर मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटर को ही कहते हैं। तो वो कहता है कि उसकी कैपेसिटेंस किस चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे ये पूछा गया कि किस पे डिपेंड नहीं करती, जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो हमने ये बताना है कि किस पे डिपेंड नहीं करती। अब बेटा हमें पता है कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला था वो ये था A/0 और डिवाइडेड बाई D। इसका मतलब कि कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करती है, मीडियम पे डिपेंड करती है और डिस्टेंस पे यानी उनकी सेपरेशन पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब है कि एरिया पे तो डिपेंड करती है, मीडियम पे भी करती है, डिस्टेंस पे भी करती है। तो डी ऑप्शन में लिखा हुआ मेटल ऑफ द प्लेट्स। तो प्लेट की जो मेटल जिस प्लेट से बनी होती है उस पर डिपेंड नहीं करती कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस हमेशा उनके एरिया पे, उनके दरमियान जो मीडियम है, हवा है या कोई और है, और इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है कि उनका जो सेपरेशन है वो कितनी है। तो इट मीन्स कि आपका राइट आंसर क्या आएगा, यहाँ पे पूछा गया किस पे डिपेंड नहीं करती, तो लिहाजा आपका आंसर आएगा जी डी। इसके अलावा कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे, चार्ज तो इतना जा रहा है ऊपर उसके आ रहा है तो फिर कैपेसिटेंस इंक्रीज होनी चाहिए। तो बेटा हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, Q = CV। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है वो क्या है, एज ए कॉन्स्टेंट हमने लिया था, Q/V हो जाता है। अब चार्ज अगर बढ़ता है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी उसके दरमियान में बढ़ता जाता है। इट मीन्स कि दोनों प्रोपोर्शनल है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कॉन्स्टेंट ही रहता है, लिहाजा इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ये मेटल ऑफ द प्लेट्स जो है उस पर डिपेंड करता है जस्ट। तो ये भी बात आपने याद रखना है, ये भी आपसे पूछी जा सकती है कि कैपेसिटेंस जो है वो चार्ज के बढ़ाने से जो है ना वो आपके पास क्या होती है जी, चेंज नहीं होती। आगे बेटा देखिए, अज्यूमिंग द अर्थ एज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r 600 किलोमीटर द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, यानी आपने अर्थ को एक कंसिडर किया कि स्फीयर है
तो उस स्फीयर का आपने उसकी कैपेसिटेंस बतानी है जबकि उसका रेडियस बताया गया। अब स्फीयर के लिए मैंने फार्मूला बताया था कैपेसिटेंस का क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। तो बेटा ज़मीन का जो रेडियस है वैल्यू पुट करें 4 और 3.14 क्रॉस ये हो जाएगा जी हमारे पास 8.85 10⁻⁻12 और रेडियस कितना आ गया जी 600 और किलोमीटर 1 2 3। ये जब बेटा आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये क्या आएगा जी 0.00071113 जो हमारे पास फैरड आएगा। अब यहाँ पे देखिए तो ऑप्शन में माइक्रो फैरड में दिया गया है तो इसलिए इसको माइक्रो फैरड में कन्वर्ट करें तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इसको ले आऊँ पॉइंट को तो इसका मतलब है कि कितने बन रहे हैं 0.6 तो ये बनेगा 711.3 और माइक्रो फैरड। इट मीन्स कि ज़मीन जो होता है उसको अगर आप कैपेसिटर कंसीडर करें उस स्फेरिकल ज़मीन को तो वो कितनी बनती है 711। अब बेटा आप गौर करें कि इसलिए हम कहते हैं कि फैरड जो है वो कैपेसिटेंस का बहुत बड़ा यूनिट है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा कैपेसिटर हमने बनाया है और उसकी कैपेसिटेंस इतनी आई है माइक्रो फैरड में। तो बताएं फैरड कितना बड़ा यूनिट है। इसलिए हम मोस्टली जो कैपेसिटर यूज़ करते हैं वो माइक्रो, नैनो और पिको वगैरह में यूज़ करते हैं। तो अब आपको समझ आ गई होगी। तो ऑप्शन फिर हमारे पास कौन सा बार है, पहला भी नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता, तीसरा। तो तीसरे में 771 दिया गया है। तो बेटा राइट आंसर आपका ये आता है, आपने याद रखना है। तो यहाँ पे अगर ये नहीं है तो इसके करीब जो है वो 771 माना, इसलिए आप इसको करेक्ट करेंगे तो आप ऑप्शन सी को ही फिर करेक्ट मान लें। ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, वो तो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो एग्जैक्ट आंसर इसका यही होता है 711। हम कहते हैं कि इसकी माइक्रोफैरड में ज़मीन की जो कैपेसिटर है तो उसकी कैपेसिटेंस होती है। अगला बेटा देखें 81 में क्या लिखा हुआ है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 माइक्रोफैरड एंड द चार्ज ऑन इट्स पॉजिटिव प्लेट इज 2 माइक्रोकूलम इफ द चार्ज ऑन इट्स प्लेट आर डबल कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर विल बी। तो बेटा देखें ये ऊपर मैंने बता दी है ये चीज़ कि वो कहता है कि उसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड, 2 कॉलम का चार्ज उसके ऊपर है। अब कहता है कि चार्ज की तादाद आपने कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज है उसकी तादाद आप बढ़ा दें, चार्ज बढ़ा दें तो क्या उसकी कैपेसिटेंस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो बेटा मैंने कहा है कि कैपेसिटेंस पे इफेक्ट किसकी वजह से पड़ता है, एरिया की वजह से, मीडियम की वजह से और डिस्टेंस की वजह से। अब चार्ज बढ़ाने से क्यों नहीं पड़ता, तो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था कि Q इक्वल टू क्या होता है CV और C इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/V। तो ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। फर्ज करें कि चार्ज पहले हमारे पास था 2 कॉलम तो वोल्ट था 1 वोल्ट था, तो जवाब क्या आया, जवाब आपके पास आया जी 2 ही आया। अब बेटा देखें उस रेशियो से अगर आप चार्ज को बढ़ाते हैं, डबल करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा डबल। तो चार्ज आपके पास हो गया जी 4 और ये हो गया 2, तो ये फिर कटेगा तो वहाँ से आएगा 2। इसका मतलब है कि कैपेसिटेंस जो है वो चेंज नहीं हो रही, वो उतनी रहेगी। तो इस तरीके से फिर हमारा आंसर क्या आएगा, सी आएगा, रिमेन्स 2 माइक्रोफैरड। तो आप कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर चार्ज इतना मर्जी दे दें उसकी कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट पड़ता है तो एरिया उनके दरमियान मीडियम और सेपरेशन की वजह से पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला 82, फोर्स एक्टिंग अपॉन अ चार्ज पार्टिकल kept between the plates of charge capacitor is F. If one of the plates of the capacitor is removed, force acting on the same particle will be। वो कहता है कि दो जो पार्टिकल्स हमारे पास जो 2 चार्ज प्लेट्स हैं, हमारे पास कैपेसिटर की 2 चार्ज प्लेट्स हैं, यहाँ पे कोई 2 प्लेट्स हैं, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव है। तो कहता है कि इनके दरमियान 2 प्लेट्स के दरमियान की जो फोर्स है ना वो F है। यानी अगर हम कंसीडर करें तो ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा है और ये चार्ज जो है वो फील्ड लाइंस की मैं बात नहीं कर रहा, फोर्स की बात करूँ, ये इस पे F1 लगा रहा है और ये इस पे F1 लगा रहा है। इस तरीके से फोर्स लगती होती है। तो 2 प्लेट्स के दरमियान में जो फोर्स होती है वो दोनों का सम होती है, यानी F1 प्लस F2 डिवाइडेड इक्वल टू F, ये फोर्स होती है। अब अगर आप एक प्लेट कम कर देंगे, अब ज़रा देखिए इसको सोल्व कर लेंगे, F2 मैंने लिख दिया, F1 ही है दोनों, तो ये बन जाएगा 2F1 इक्वल टू F। F1 आ जाएगा हमारे पास F डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब F1 की वैल्यू क्या है F डिवाइडेड बाई 2। अब अगर आपके पास एक प्लेट उतार दिया, इट मीन्स कि हमारे पास एक फोर्स गई, बाकी F1 रह गई। तो F1 का मतलब क्या हो गया कि F/2, इट मीन्स कि वो हाफ हो जाती है। अगर थ्योरेटिकल याद रखना चाहें तो जब 2 प्लेट्स होती हैं तो फोर्स F लगती है, जब 1 प्लेट होती है तो फोर्स क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। चले जी, तो फिर इसका आंसर हमारा क्या आएगा जी, बी।
तो बेटा देखिए जी, अगला जो आपके पास क्वेश्चन है कि द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इन द फिगर इज, यानी फिगर आपको दी गई है और बहुत बड़ा ये सर्किट बनाया गया कैपेसिटेंस का। तो आपसे कहा गया है कि इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के दरमियान है वो फाइंड करें। तो बेटा कैपेसिटर को सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरी कैपेसिटर की वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने थ्योरेटिकली सारा बताया था कि कैपेसिटर्स का सीरीज कम्बिनेशन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, अगर पैरेलल कम्बिनेशन हो तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं, तो वो आप इसको पहले जाके उसको लाजमी देखें, उसके बाद आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो अब मैं थोड़ा फास्टली करूँगा, फार्मूले वहाँ पे सारे दिए गए, ठीक हो गया। तो ये आपके पास बेटा सर्किट है, इसमें आपसे ये कहा गया कि ये ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस फाइंड करें। तो आपको बेटा इधर से देखने की जरूरत नहीं है कि ये कितने लगे हुए हैं, क्योंकि आपका रिलेशन जस्ट यहाँ पे है, आपके काम की बात इधर है ए और बी के दरमियान। इट मीन्स यहाँ पे देखिए, फर्ज करें इधर से पीछे से करंट आ रहा था, जब इधर आया तो ये जो है कुछ डिवाइड हो गया, लेकिन हमारा तल्लुक इन तीनों के साथ हमने ए और बी पॉइंट्स के दरमियान में फाइंड करना। तो बेटा देखिए ये करंट इधर आ रहा है, ये सीधा जा रहा है ऐसे, मतलब कि ए की तरह का करंट जा रहा था। जब ए की तरह का करंट जा रहा हो तो ये देखिए एंड टू एंड कनेक्ट है, इसका मतलब है कि ये तीनों किस में है, ये तीनों है हमारे पास सीरीज में। हमें बस ये ए बी के दरमियान यही फाइंड करने थे। अब सीरीज के लिए मैंने फार्मूला बताया था क्या होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का, और जब वैल्यू सेम दी गई तो आप सिंपल क्या करें, C डिवाइडेड बाई एन कर दें। C से मुराद है कि उनकी कॉमन वैल्यू लिख दें 3 माइक्रोफैरड और डिवाइड कर दें उनकी स्ट्रेंथ पे, तो वो कितनी है 1 2 3, तो क्या आंसर आ जाएगा 3 3, तो ये आ जाएगा जी 1 माइक्रोफैरड। तो बहुत ही बेटा आसान है। अब देखें क्विकली आप सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो ये तकरीबन 10 सेकंड भी नहीं लगते, और देखने में सर्किट ऐसा लग रहा था जैसे जान निकाल देगा, क्या होगा जी इस पर तो सारा टाइम लग जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ट्रिक्स होती हैं तो वो मैंने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, तो आप जाके पहले वो देखें तो इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगला फिर कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है 84 कि टोटल कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम ऑफ कैपेसिटर शोन इन द फॉलोइंग फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। तो बेटा अब पॉइंट ए और बी के दरमियान में फिर हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो अब पॉइंट हमारे ए और बी हैं, इसका मतलब कि अब ये सारे इसमें आ जाते हैं, तो आप सबको सॉल्व करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि यहाँ से करंट जा रहा है, तो ये क्या करेगा जी, कुछ इधर डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर और कुछ इधर। तो सबसे पहले बेटा आप उस सर्किट को ट्रेस किया करें, उस हिस्से को जो सीरीज में हो। ये देखिए ये करंट सेम जा रहा है, तो ये यहाँ तक सेम रहेगा, इसका मतलब है कि ये दोनों सीरीज में। अब सीरीज में है तो फिर क्या फार्मूला लगाएंगे, सी इक्विवेलेंट। इनका जो सी इक्विवेलेंट बनेगा वो क्या बनेगा, सी डिवाइडेड बाई 1 और 2, 2 हैं, तो सी की वैल्यू दोनों की सेम है, तो वही फार्मूला 2 और 2, तो ये आ जाएगा जी 1 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है कि अब मैं इन दोनों को रिप्लेस करके इनकी जगह पे इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख सकता हूँ, और वो कितनी आ गई मेरे पास, वो मेरे पास आ गई जी 1 माइक्रोफैरड। अब एक नया सर्किट बन गया। फिर देखें कि अब क्या है, अब देखें ये और ये, देखिए करंट डिवाइड हो रहा है, ये दोनों हैं अब पैरेलल में। देखिए यहाँ से करंट आया तो आधा इधर गया आधा इधर, तो एक इधर और एक इधर। इट मीन्स कि अब ये दोनों हैं किस में, पैरेलल में। तो अब पैरेलल में यानी क्या कहा था, पैरेलल में सिंपल आपने कैपेसिटेंस को क्या कर देना है, जमा कर देना है। तो करें ये जमा, तो सी इक्विवेलेंट हमारे पास अब क्या आएगी, 1 और 1 2 आ जाएगी। तो इसलिए अब आपने सिंपल क्या किया, सी इक्विवेलेंट को 1 + 1 कर दिया, तो 2 माइक्रोफैरड। तो जल्दी से आप क्या करें जी, आप इसको 2 ये मैं करता तो बड़ी जल्दी से कर लेता, आपको समझा रहा हूँ दोबारा एक दफ़ा। तो बेटा अब ये हमारे पास आ गई जी 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे ये लगा दें आप 2 माइक्रोफैरड, इसका कोई इशू नहीं, जैसे भी आप बना रहे, वायर ही है एक। अब बेटा देखें, अब आपने चेक करना है। अब देखिए यहाँ से करंट आ रहा था, कुछ इधर गया और कुछ इधर गया। देखिए ये करंट यहाँ तक ये सेम चल रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों किस में है, सीरीज में। तो फिर फार्मूला वही वाला लगाएंगे, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, 1 आंस। तो इन दोनों का फिर आंस क्या आ जाएगा जी, 1 आ जाएगा। अब इनकी जगह पे इनकी इक्विवेलेंस लिख लें, तो ये आ गया जी मेरे पास 1, तो ये बन गया जी 1 माइक्रोफैरड। अब बेटा देखें यहाँ से करंट आया तो ये डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि अब ये दोनों भी क्या हैं, पैरेलल में है। अब अगर ये पैरेलल में है तो इट मीन्स कि पैरेलल के लिए मैंने क्या कहा था, सिंपल आपने क्या करना है, जमा करना है। तो ए और बी के दरमियान में यही दो रह गए हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 1 + 1, तो 2 माइक्रोफैरड। तो फिर इसका राइट आंसर आपके पास क्या होगा जी, वो आपके पास होगा जी बी। तो चले जी बेटा अगला एमसीक्यूज देखते हैं। अगले एमसीक्यूज में क्या है, अगला एमसीक्यूज भी आपको सर्किट ही दिया गया है, और इसमें भी आपसे कहा गया है कि ए पॉइंट और बी के दरमियान में आपने क्या फाइंड करना है, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करनी है। तो ये सर्किट देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट सर्किट है। इससे पहले हमने ऐसा कुछ सर्किट किया था, लेकिन वहाँ पे ये कनेक्ट नहीं था, जस्ट ये शॉर्ट वायर थी।
तो शॉर्ट वायर का मतलब होता है कि पोटेंशियल यहाँ पे कोई ड्रॉप नहीं हो रहा। अब चूंकि यहाँ पे एक प्रॉपर एक जो हमारे पास एलिमेंट लगा हुआ है, अब ये क्या करेगा, ये पोटेंशियल ड्रॉप करेगा। इसका मतलब है कि अब हम ये जो पॉइंट्स हैं इनके दरमियान में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लिहाजा हम इनको नाम देंगे। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ सी का, और इसको नाम देता हूँ किसका, सॉरी इसको हमारे पास ये वाला जो पॉइंट है इसको नाम देता हूँ डी का। ठीक होगी। तो आपके पास कितने पॉइंट बन गए, ए बी सी और डी, तो 4 पॉइंट बन गए। और वैसे भी आप गौर करें तो ये कितने कैपेसिटर हैं, 5 हैं। तो अब देखिए ज़रा मैं इसे क्या करता हूँ। अब बेटा देखें, अगर मैं ऐसे कर लूँ कि मेरे पास ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट है जी बी, ये पॉइंट ए और ये बी, और इसको मैं कह दूँ कि ये पॉइंट है जी सी, और इसको कह दूँ कि ये पॉइंट क्या जी डी। अब ज़रा इनको हम कनेक्ट करते हैं। देखें पॉइंट ए यानी ये वाला पॉइंट है, इसको चाहे मिटा दें आप, इधर लिख दें ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट क्या है जी, ये आपके पास पॉइंट है जी बी। देखें बेटा अब इन कैपेसिटर को ज़रा नाम दे दें आप। इसको कह दीजिए कि ये हमारे पास C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और ये क्या C5 है। नाम दे दें आसानी के लिए। अब देखिए ए और C के दरमियान में क्या कनेक्ट है, C1। इसका मतलब है कि ए पॉइंट और सी के दरमियान C1 कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये सी था, तो ए और सी के दरमियान C1 है, लिहाजा मैं यहाँ पे ऐसे बना दूंगा। ध्यान से आपने समझना है, बाकी ये बहुत आसान है, जल्दी में हो जाता है, जस्ट मैं समझाने के लिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ आपको। तो ये आ रही है जी हमारे पास C1। अब बेटा देखिए ये हो गया। अब C2 की तरफ है। C2 किन के दरमियान कनेक्ट है, पॉइंट ए और डी के बिटवीन। इट मीन्स कि पॉइंट ए और डी के बिटवीन क्या कनेक्ट है जी, C2। तो इसको नाम देते C2 का, और ये इनके दरमियान कनेक्ट। अब बेटा देखें C3 को देखें, तो C3 पॉइंट बी और डी के दरमियान में कनेक्ट है। इसका मतलब है कि पॉइंट बी और डी के दरमियान में कनेक्ट है, तो ये पॉइंट बी और डी है, तो ये मेरे पास आ गया जी C3, तो ये इनके दरमियान कनेक्ट। अब बेटा आप अगर गौर करें तो C4 किसके दरमियान कनेक्ट है, C पॉइंट और B के दरमियान में, तो C और B ये है, तो यहाँ पे मेरा आ गया जी C4। तो ये क्या बन गया जी, C4, ये आ गया। अब देखें C5 पॉइंट C और D के दरमियान कनेक्ट है, तो मैं इसको यूँ लिख दूँ। अब ज़रा गौर करें ये कौन सा सर्किट बन रहा है, ये हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कंडीशन नहीं बन रही कि 5 जब भी लगे हो ना। अब देखें ट्रिक समझे, 5 जब भी लगे हो ना एलिमेंट्स, चाहे वो रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, तो आप समझ जाएंगे ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास कोई व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। तो इसको आपने एक तरतीब से लिख लेना। अब व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए एक कंडीशन थी, वो क्या थी कि अगर इसका अपोजिट का प्रोडक्ट इक्वल हो तो फिर ये वाली ब्रांच जो है इसमें कोई करंट नहीं जाता, लिहाजा हम इसको रिमूव कर देते हैं। यानी इसमें कोई करंट नहीं जब जाएगा तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देते, निकाल देते होते। अब देखें सब की वैल्यू नहीं दी थी, तो सबको समझ लें कि इसकी भी 1C है, इसकी भी 1C है, इसकी भी 1C है, इसकी भी 1C है, और इसकी भी 1C है। अब बेटा देखिए आमने सामने का प्रोडक्ट बराबर है, यानी C4 मल्टीप्लाई बाई C2 इक्वल टू है C1 और C3 के, दोनों की वैल्यू 1 1 है, तो इधर भी 1 इधर भी 1। तो जब ये इक्वल होता है तो कंडीशन क्या बनती है कि हमारे पास इसमें जब हमने गैल्वेनोमीटर लगाया था उसमें करंट 0 था, तो अब ये वाली ब्रांच हम जो है वो रिमूव कर दी। जब ये रिमूव कर देंगे इट मीन्स कि अब ये पॉइंट भी खत्म हो गए, सी और डी खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि अब करंट डिवाइड नहीं हो रहा। अब बेटा देखें पॉइंट आपके पास ए है और बी है। लेट्स सपोज कि आप देखें फर्ज करें मैं यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो क्या होगा बेटा देखें ये इधर से करंट जा रहा है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये डिवाइड हो जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। अब ये इतना तक सेम है और ये इतना तक सेम है, इसका मतलब ये आपस में कैसे लगे हुए हैं सीरीज में, और ये भी कैसे लगे हुए हैं सीरीज में। तो इनको हल करें। अब ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, और सीरीज में लगे हुए हैं, यानी 1C का है। तो जब सीरीज में लगे तो मैंने कहा था कि आपने क्या करना है, आपने वैल्यू को C इक्वलेंट हमारे पास आ जाती होती है C डिवाइडेड बाई N, दोनों की वैल्यू C है तो C डिवाइडेड बाई N2 है तो C/2 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब कि इसकी जगह पर मैं एक कैपेसिटर आप लिख सकता हूँ, और वो कितनी वैल्यू का होगा, वो मेरे पास होगा जी, वो मेरे पास वैल्यू का होगा C/2 का। तो ये बेटा देखिए आ गया। अब देखिए अगर आप गौर करें तो ये भी दोनों 1C के हैं, और ये भी सीरीज में देखिए करंट सेम जा रहा है, तो इसका भी जवाब क्या आएगा C/2, तो ये भी आ जाएगा जी C/2। तो अब ये देखें ये भी आ गया मेरे पास C/2। अब अगर आप गौर करें अब करंट इधर डिवाइड हो रहा है, तो अब ये क्या है, ये भी इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ये दोनों पैरेलल में। तो जब पैरेलल में होता है मैंने क्या कहा था, इससे इक्विवेलेंट के लिए आप दोनों को जमा कर देते हैं, तो C/2 जमा C/2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा C। तो इसका मतलब है कि A और B के दरमियान में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आई, ये पॉइंट A और B के दरमियान में वो क्या आई, C आई। इसका मतलब A और B के दरमियान में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस थी वो क्या थी, C थी।
ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि फिर हमारा राइट आंसर क्या आएगा जी, राइट आंसर हमारे पास आएगा सी यानी ऑप्शन ए। ठीक हो गया जी। चलें जी बेटा देखें अगला एमसीक्यू देखें 86 में क्या कर रहा है कि इफ़ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉलम फोर्सेस। तो बेटा मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि अगर कॉलम फोर्स में अगर चार्जेस के दरमियान में हमको मीडियम प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कम होती है, घटती है। लेकिन अगर आप कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज़ करते हैं तो हमने कहा था कि एज ए पोलराइजेशन उसमें हमने कहा था कि उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिक्रीज होती है लेकिन कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है। तो अब हमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछी गई यानी कॉलम फोर्स, तो वो बेटा क्या होगी, वो डिक्रीज होती है। और कितनी डिक्रीज होगी, एप्सिलॉन आर। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा जी, बी आएगा। तो ये आपको सबको पता ही है। आगे देखें, इफ वेक्टर एरिया ए इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड लाइंस देन फ्लक्स इज, यानी वो कहता है कि वेक्टर एरिया जो है वो क्या है, फील्ड लाइंस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ये फर्ज करें वेक्टर एरिया है ये वाला, ये परपेंडिकुलर किसके, फील्ड लाइंस के, ये सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो ये देखिए आपस में परपेंडिकुलर है, तो इनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हमें पता है कि ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री इक्वल टू फ्लक्स। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएंगे हमारे पास, 0। तो राइट आंसर फिर क्या होएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास आएगा जी बी, वो करेक्ट होगा। आगे देखिए पूछा गया 1 वोल्ट किसके बराबर। तो हमने पढ़ा था कि जो वोल्ट होता है वो किसका फार्मूला उसका होता है जी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो 1 वोल्ट की बात करें तो 1 वोल्ट हो जाएगा हमारे पास जूल पर कूलम, 1 जूल पर 1 कूलम। इट मीन्स आपका राइट आंसर क्या बनेगा, फिर 1 नहीं बनेगा, ए ऑप्शन। अगला है इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस विल बी। अब बेटा देखें वही जैसे हमने एमसीक्यू नंबर किया जी 86 में मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अब डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटर के बिटवीन है तो इट मीन्स उसकी कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो राइट ऑप्शन क्या होगा फिर, ए। ठीक हो गया जी। अगला बेटा देखें द मिनिमम चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी लेस देन। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि 1.6 10⁻⁻19 से जो है वो कम लेस चार्ज नहीं होता, मिनिमम इतना होता है। तो बेटा ये जो था हमारा सेट नंबर 6 था जिसमें हमने 90 क्वेश्चन तक जो है ना वो क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, सिर्फ एक ही चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक के। तो इंशाल्लाह अभी एक सेट और आएगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। बेटा आपने सबको ध्यान से देखना है अच्छे तरीके से। तो अगर आपको ये पसंद आए वीडियो तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना है ताकि जो है फिजिक्स से रिलेटेड आपको कोई परेशानी ना हो। मैं आपको एक एक एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बाद में बता रहा हूँ कि आप इसको क्विकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जो जैसे कैपेसिटर्स और रेजिस्टर का टॉपिक था इसको मैंने अलग एक्सप्लेन भी कर दिया था सारा, ताकि वहाँ से आप सीखें और इधर एमसीक्यूज में आप जल्दी से कर लें उसको। तो बेटा जिन्होंने वो नहीं देखी वीडियोज़ वो भी देखें। इस तरीके से साथ साथ मैं जो है ना MCAT ECAT के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी साथ कराऊंगा और साथ साथ ये MCQs की सीरीज़ भी हमारी जो है वो चलती रहेगी। तो इसलिए बेटा आपने कोशिश करनी है कि इस चैनल को जितना हो सके वो अपने दोस्तों तक फैलाएं। इससे क्या होता है कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मुझे पता लगेगा कि मेरी थ्रू जो है फ्री जो बच्चे हैं ना वो फ्री इसकी तैयारी कर रहे हैं। हाँ, और ख़ास तौर पे अगर आप अभी इंटर टेस्ट दे रहे हैं तो आपके जूनियर्स जो अभी पार्ट 2 में हैं या पार्ट 1 में है तो उन्हें ज़रूर रिकमेंड करें कि वो ताकि चैप्टर जैसे ख़त्म हो तो वो चैप्टर वाइज देखते जाएं और 2 साल में उनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। एटलीस्ट इतने MCQs तो उनको आते होंगे ना, और ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बन जाते हैं। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते वहाँ पर, बस ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको मुख्तलिफ की बुक्स पर डराने के लिए बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन दिए होते हैं लेकिन इतना टाइम आप नहीं होता, बस कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं लेकिन बहुत ईजी होते हैं। ठीक है बेटा, तो थैंक यू जी।